सभी प्रश्न महत्वपूर्ण और साथ में एक बात याद रखना, हर प्रश्न की व्याख्या जरूर नोट कर लियो। 100% या गारंटी नहीं में से कोई क्वेश्चन। सबसे पहले सुनो ध्यान से कि चित्रा मुग्दल को, ध्यान सुनना, उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो चित्रा मुग्दल हैं, उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों खोपड़ी में डाल लियो। हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दें। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है बताइए? यहां से डिटेल पूरी नोट करो, डिटेल खास तौर पर नोट करने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है बताइए? 1954 में। ध्यान से सुनना, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी कहां पर है? दिल्ली में है, दिल्ली द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम 1955 में, सर्वप्रथम 1955 में माखनलाल जी को उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए दिया गया। उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए दिया गया। इतनी डिटेल याद हो तब टॉपिक पूरा हो। तो चित्रा मुग्दल को दिया गया पोस्ट बॉक्स नंबर 203। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में, लेकिन सर्वप्रथम 1955 में माखनलाल चौबे को हिंदी भाषा के लिए हिम तरंगिनी के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक, और यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आओ। हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी बताइए? गलत। देखिए अब ध्यान सुन लो, हिंदी की जो पहली बोलती फिल्म थी जिसका नाम था आलम आरा, वो 1931 में रिलीज हुई थी। कब? 1931 में। यहाँ एक प्रश्न और याद रखना, हिंदी की प्रथम मुख्य फिल्म पूछी जाए तो मुख्य फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र, और इसके निर्देशक डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। इसी वजह से दादा साहब फाल्के के नाम से एक फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार बनाया गया, ठीक, इसी वजह से, क्योंकि पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी और प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी। याद रहेगा? ठीक। किसान कन्या हटाएं भैया, जहां डिटेल ज्यादा तामते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत कला भवन कहां पर स्थित है? भारत कला भवन कहां पर स्थित है? तुम्हारे तमाचा मारनी एक वो आंसर सही नहीं आए रहो है, ठीक। भारत कला भवन है बनारस में, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, बनारस में है। बनारस के ऊपर करंट अफेयर में दो बातें याद रखना सभी लोग, हम बिल्कुल रिलेटेड बातें बता रहे, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। एक तो बनारस की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया था, सबको मालूम है, ठीक। दूसरा, बनारस में मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। ये दोनों प्रश्न याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। भारत कला भवन कहाँ पर है? बनारस में है। और यहाँ पर बनारस में ही 2024 में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। जो सिलेबस से संबंधित टॉपिक है मैं बोल रहे हैं। उसके अलावा बनारस में भी याद रखना, बनारस को भारत का प्राचीनतम नगर कहते हैं, जीवंत नगर कहा जाता है। और बनारस में ही केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम क्या है? भारतीय शाक भाजी। अगर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, अनुसंधान केंद्र, तो भी कहाँ बताओगे? बनारस में ही बताओगे। 3 प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक।
क्लियर हो गया? तिरंगा बर्फी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, भारतीय साकवाजी संस्थान और भारत कला भवन, चारों चीजें कहां पर हैं? बनारस। ठीक, अगला आ जाओ, अगले प्रश्न की व्याख्या करी जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताइए भैया। लखीमपुर खीरी। क्लियर है भाई? लखीमपुर खीरी इसका आंसर होगा। अब लखीमपुर खीरी पर आ जाओ। लखीमपुर खीरी में दो प्रश्न सभी लोग याद करके जाना। एक तो दुधवा नेशनल पार्क, देखो तुम्हारी यूपी वाली कंप्लीट हो जाए सब चीजें, दुधवा नेशनल पार्क, और साथ में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में। सब ठीक याद रहेगा। दुधवा नेशनल पार्क सबको याद रहे, हम तो इससे याद रखते कि दूध से खीर बनती है, लेकिन किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना। ये भी लखीमपुर खीरी में है, और ये लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की जाती है? बताइए। देखो यहां सोयाबीन की फसल पूछ दी, मूंगफली की पूछ सकते हैं, मोटे अनाज पूछ सकते हैं। हम सोयाबीन कहें, मूंगफली कहें, मोटे अनाज कहें, ये सारी फसलें कहाँ होती हैं? थोड़ा बुंदेलखंड के ऊपर चर्चा हो जाए, रिपीट हो जाएगा। बुंदेलखंड जो है वो 7 जिलों का समूह है। बुंदेलखंड में कितने जिला आ जाते हैं? 7। जरा नाम बोलना एक बार। चित्रकूट, बांदा, ठीक भैया, महोबा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, हो गए। कितने जिला शामिल हैं? 7। चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर। बुंदेलखंड जो है आद्य कल्पित चट्टानों का बना है। ये भी प्रश्न मैंने बताया था। बुंदेलखंड किन चट्टानों का बना है? आद्य कल्पित चट्टानों का बना है। बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम जैजाक भुक्ति था। क्या नाम था? जैजाक भुक्ति। जैजाक भुक्ति नाम था। बुंदेलखंड में 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है, एक काली मृदा और एक लाल मृदा। बुंदेलखंड में 2 प्रकार की मृदा, एक काली मृदा और एक लाल मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड के जालौन और बुंदेलखंड के झांसी क्षेत्र में खास तौर पर लाल मृदा है। सुन रहे हो तुम? अगर हमने पूछो ना बताए पर रियल बता रहे, हालत खराब कर दें जितनी मेहनत कर रहे। सोयाबीन, कपास, मूंगफली, मोटे अनाज, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कितने जिला हैं? 7। चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। एक किस चट्टानों का बना है? आद्य कल्पित। बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम जैजाक भुक्ति। यहाँ 2 प्रकार की मृदा, काली मृदा और लाल मृदा। बुंदेलखंड के में पानी की कमी है, इसलिए भारत का पहला जल विश्वविद्यालय, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय, जल विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो किसका नाम बताओगे? हमीरपुर का नाम बताओगे। ऐसे तैयारी करो। सबके समझ में आया? बताइए। कार्तिक एक लोक नृत्य है और यह किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड, अवध का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का? जा दशा है तुम्हारी, अभी तक लोक नृत्य नहीं याद कर पाए। उत्तर प्रदेश के 20 बार पढ़ चुके हैं। दें जा रहे परीक्षा, तमाशा फैला यार। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के सारे 5 महत्वपूर्ण नृत्य नोट करो फटाफट। चलो देखो, सबसे पहले बुंदेलखंड के नृत्य में आप डाल लो कार्तिक, ऐसे करके लिखो। ऊपर डाल लो हेडिंग बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के सारे नृत्य उनके प्रकार नोट करो। पहले लिखो कार्तिक। कार्तिक लोक नृत्य में क्या होता है कि श्री कृष्ण और गोपी का रूप बनकर लोग नृत्य करते हैं। किसका रूप बनकर? श्री कृष्ण और गोपी का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, गोपी का। ठीक। दूसरा बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है ख्याल नृत्य। कौन सा? ख्याल। ख्याल कब किया जाता है? पुत्र के जन्मोत्सव पर।
नोट करो। पुत्र के जन्मोत्सव पर, पुत्र के जन्मोत्सव पर। नंबर 3, पाई डंडा अहीर समाज द्वारा। तैयारी ऐसा करो तब काम चले। पाई डंडा अहीर समाज द्वारा। ठीक। चौथा, कानरा नृत्य धोबी समाज द्वारा। कानरा नृत्य धोबी समाज द्वारा। ऐसे तुमसे पूछे जाए कि बुंदेलखंड का धोबी समाज कौन सा नृत्य करता है? कानरा नृत्य। बुंदेलखंड का है अहीर समाज डंडा। पुत्र के जन्मोत्सव पर ख्याल, श्री कृष्ण गोपी का रूप धारण करके कार्तिक। और एक और नृत्य नोट करना, धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य, ठीक है, कुम्हार जाति द्वारा। धुरिया नृत्य कुम्हार जाति द्वारा, कुम्हार जाति द्वारा। और इसमें पुरुष क्या करते हैं? स्त्री का वेश धारण करके यह नृत्य करते हैं। पुरुष स्त्री का भेष धारण करके। ठीक। एक बात और याद रखना कि बुंदेलखंड का डांडिया किसे कहते हैं? तो पाई डंडा को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। अब बात पल्ले पड़ी कायदे से। कार्तिक श्री कृष्ण व गोपी का रूप धारण करके, ख्याल पुत्र के जन्मोत्सव पर, पाई डंडा अहीर समाज द्वारा, कानरा नृत्य धोबी समाज द्वारा, धुरिया नृत्य कुम्हार समाज द्वारा पुरुष स्त्री का रूप धारण करके करते हैं। और पाई डंडा नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूरा हुआ। क्लियर? चले अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे बताइए। बढ़िया तैयारी है तो पूछ लें। आज पेपर ऐसे ही है, सिलेबस से कम को नहीं है। पढ़ो क्वेश्चन तब तक। हाँ भैया बताइए कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज आते थे अपने मनोरंजन के लिए जब हम लोग गुलाम थे। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर रंग थिएटर पहले कहलाता था? जीपीओ लखनऊ। नोट करो। अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी शासन में जीपीओ लखनऊ को, जीपीओ लखनऊ को रंग थिएटर कहते थे। जीपीओ लखनऊ को रंग थिएटर कहते थे। समझ गए? जीपीओ लखनऊ को रंग थिएटर कहते थे। और इसका मतलब ये था कि उस समय अंग्रेज जो थे वो केवल मनोरंजन के लिए आते थे। लखनऊ के ऊपर ये याद रखना सभी लोग कि लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक। जीपीओ लखनऊ क्या कहलाता है? रंग थिएटर। क्लियर? कोई मॉल टाइप का हमें नाम नहीं याद इसका पूरा। उत्तर प्रदेश का में दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है बरेली। बरेली में हाल ही में 2 चीज़ों को और जीआई टैग दिया गया, उनके नाम नोट करो सभी लोग। एक तो बरेली में तो दिया सलाई हो गया। ठीक। दूसरा 2024 में 3 वस्तुओं को जीआई टैग मिला। बांस को, बेंत को और जरदोजी कला। जरदोजी कला, ये 3 चीजें, बेंत को, बांस को, बेंत को और जरदोजी कला को हमने जीआई टैग दिया है 2024 में। तीनों चीजें कहाँ की हैं? बरेली की हैं। ये ध्यान रखना, जरदोजी कला भूल जाओगे। बांत, बेंस और दिया सलाई सबको याद रहेगा, लेकिन जरदोजी कला भूल सकते हो, तो याद रखना है बरेली की है। अगला, हाल ही में, अभी हाल का है क्वेश्चन, बताओ करंट अफेयर। ऐसे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में, क्योंकि भारत ने किस देश की क्या सहायता की वो तो पूछा ही जाएगा। तो बताओ भैया, हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को
$1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई? फिलीपींस में भूस्खलन हुआ था, बोलीविया में हुआ कि इंडोनेशिया में हुआ कि पापुआ न्यू गिनी में हुआ? कहां हुआ? बोलो तुम क्या कर रहे हो? न्यू गिनी बता रहे तुम, और तुम बोलो। देखो, विनाशकारी भूस्खलन जो हुआ था वो पापुआ न्यू गिनी में हुआ था और भारत ने $1 मिलियन की आर्थिक सहायता की है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी बताओ। तुम लोग हमें लग जाता हो पास बहुत चाहत कि नहीं बहुत चाहत हो? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी बताओ। तो लोग बैठे हैं पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी। अब तुम्हारे में राजधानी है, फटाक से नोट करो। पता नहीं क्या कर रहे। विनाशकारी भूस्खलन पर भारत द्वारा सहायता, सीधा लिख देना पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। इतना सरल प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। हटाएं। बहुत खराब स्थिति है तुम लोगों की यार। पहली बार तुम लोग टॉपिक से लेके चले। इस बार 17वें इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी ने जीता है? बिल्कुल सही, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने जीता था। किसको हराकर? बिल्कुल सही, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ये ध्यान रखना कि IPL 2024 जीता कौन है? कलकत्ता। और हराया किसको है? उपविजेता कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सबको याद रहेगा? ठीक, इसमें कोई ज्यादा व्याख्या नहीं है। चलो बताओ, मई 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में जो उपन्यास होता है उसको दिया जाता है। डेविड डियोप हैं, जेनी एरपेनवेक हैं, एन्ना वर्न्स हैं, कौन हैं? बताओ भैया। इसका आंसर होगा जेनी एरपेनवेक, और ये जर्मनी की रहने वाली हैं, जर्मनी। और इनके उपन्यास का नाम था कैरोस। क्या नाम था? कैरोस। कैरोस को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना, जेनी एरपेनवेक जर्मनी, और इनके उपन्यास का नाम क्या है? कैरोस। ठीक, यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ। किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से ज्यादा वोट डाल दिए? कौन सा? इंदौर। इंदौर जो मध्य प्रदेश का है, इसमें 2 लाख से ज्यादा नोटा के वोट पड़े हैं। तो ये ध्यान रखना, इंदौर लोकसभा चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए। इंदौर, ठीक है? ठीक। जून 2024 में तुम्हारे सब मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया था? बताइए, तुम बताओ ना एक जरा। सारथी 2.0 नीति आयोग। चलो अगला बता कोई। सी वाला, तुम बताओ। बिल्कुल सही, क्या कर रही हो? जो मोबाइल ऐप सारथी 2.0 जारी किया था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सेबी। चलो सेबी के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए। शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था, शेयर मार्केट पर कंट्रोल यानी नियंत्रण रखने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम है सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988, बाची नहीं। सेबी का मुख्यालय मुंबई। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? नरसिंगम समिति की सिफारिश पर। नोट करते जाओ, सेबी की स्थापना नरसिंगम समिति की सिफारिश पर। नरसिंगम समिति की सिफारिश पर 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
और शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली सबसे बड़ी संस्था सेबी है। इसी ने मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया था। सबसे बड़ा शेयर मार्केट अपना पुराना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। याद रहेगा सबको? ठीक, हटा दें। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो है बढ़िया क्वेश्चन, मैं कर लिया मैंने, एक भी प्रश्न में चूतिया बनते हुए लो नहीं। मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? तो सबसे पहले समझ लो कि जो चक्रवात रेमल आया था ये कहां पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। कहां आया था? नोट करो, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था। और ये भी याद रखना कि यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। और नाम रखने की एक परंपरा है, नाम कोई दूसरा देश देता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो रेमल आया था इसको नाम दिया था रेमल ओमान ने। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। अब हुआ क्वेश्चन पूरा। ठीक, रेमल बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसको रेमल नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। हटाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आओ। कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई थी? तो तांबा। और जानवर तो कुत्ता, याद रखियो। ठीक, सबसे पहले प्रयोग की गई धातु भाई तांबा और जानवर कुत्ता है, तो इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? फाइलेरिया रोग को हाथी पांव बोलते हैं, पैर काफी भारी ऐसा हो जाता है, तो इसको काटता है मच्छर। उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर। और एक भी याद रखना, जब क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो इसका परजीवी बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाता है और उस परजीवी का नाम है वुकेरिया। भाई वुकेरिया लिख दो। वुकेरिया नामक इसका परजीवी होता है। एक मच्छर और याद रखना, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी, इस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। कौन सा? डेंगू रोग होता है। ठीक भैया, फाइलेरिया में क्या होता है? पाँव बड़ा हो जाता है और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से इसके परजीवी का नाम है वुकेरिया। एडीज इजिप्टी से डेंगू रोग होता है। जब भारत सरकार का अधिनियम, हाँ सुन लो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, तुम्हारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि हम डाल दिए, इसको पढ़ा दिए आज। जब भारत सरकार का अधिनियम 1935 आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, तुम बोलो। विलिंगटन। और लॉर्ड बेबल। 1944 तक खोपड़ी ठीक है तुम्हारी? तुम बोलो। रीडिंग हो गई पास। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। और ध्यान रखना, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लगभग 250 अनुच्छेद हमने अपने संविधान में शामिल किए हैं। 250। तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? 1935 के भारत शासन अधिनियम का। सेकेंड बात, हमने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। द्वैध शासन प्रणाली लागू की, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। ध्यान रहेगा। गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? 1935 का। वेरी गुड। और 1935 में प्रमुख काम क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके हमने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। अगला प्रश्न 1935 हमने कौन लिया है? बताओ कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान प्रावधानों के अनुसार भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो देखो भैया, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और उसमें कहा गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय बनेगा, फेडरेशन कोर्ट बनेगा। संघीय न्यायालय का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य के मुकदमों की एक साथ सुनवाई हो जाए। लेकिन घोषणा हो गई, लेकिन वो संघीय न्यायालय बना कब?
37 में, याद रहेगा। तो 1935 में 3 बातें हुई गई, 250 अनुच्छेद, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू, संघीय न्यायालय की स्थापना, और उस समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। ठीक। अगला, पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करना क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है, विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण, ध्यान रखना। और अभी हाल ही में विमुद्रीकरण कब हुआ? 8 नवंबर, बिल्कुल सही, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का मतलब होता है काले धन को समाप्त करना, समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 20, चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन बताओ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि आपके सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए क्वेश्चन है। तुम बताओ। हैं? एशियाई विकास बैंक। बुद्धि ठीक नहीं काम कर रही है। या तो ये बताओ भैया, तुम लोग अरे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो दशा कैसी है कि 37 में से है, 10 क्वेश्चन में से है, तुम ही 5 गलत कर रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना बताना कब हुई? 1945 में। अच्छा, लिख दे 1944, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? पोटोमैक नदी के तट पर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, मनीला में है। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही हम लोग विश्व बैंक कहते हैं, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के तट पर है। यहाँ डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि आपके सिलेबस में भारत की लोक कलाएं पूछी जाएंगी। जैसे मधुबनी बिहार की है, ऐसे स्ट्रिंग पपेट कहा जाता है कठपुतली को। ठीक, स्ट्रिंग पपेट किसको कहा जाता है? कठपुतली को। ठीक ठीक। अच्छा, राजस्थान के वो याद रखना लोक नृत्य, एक सुई सुनी है, एक घूमर है, ठीक, एक कालवेलिया है, एक कालवेलिया है, सुई सुनी है, घूमर है, कालवेलिया है। ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं, बहुत ज़्यादा फेमस। और आपका एक कठपुतली भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, चलो है ठीक। कौन सी योजना, बताओ भैया, योजनाएं पूछी आती, तुम बताओ, बोलो, क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग, कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है, यानी भारत से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। तो भारत की ऐसी कौन सी एक योजना है जो निरंतर चल रही है और इस बात के लिए चल रही कि भारत से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार कलेक्ट हो? तो कौन सी योजना है? नोट करो, बाजार पहुंच पहल योजना। नोट करो, बाजार पहुंच पहल योजना, और डेस करके लिख देना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आई? बाजार तक हमें पहुंचना है, और जब हम निर्यात को बढ़ावा देंगे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार क्या होगा? बड़ा होगा। इससे हमारा रुपया का मूल्य बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हटाएं, बाजार पहुंच पहल योजना, डेस करके लिख देना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन था। हाँ, किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, बोलो। बिल्कुल सही, 21 से 51, तुम बताना नहीं जरा। 1901 से 1921, इसमें जनसंख्या में स्थिरता बनी रही। क्या बनी रही? स्थिरता बनी रही। तो इसी वजह से इस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। और सुनो एक बात,
1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। और बाबू सबसे महत्वपूर्ण बात, जनसंख्या कराना, जनगणना कराना गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय 1901 से 1921 तक का स्थिर अवस्था। 1921 के बाद जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो महान विभाजक वर्ष 1921 है। और जनगणना कौन कराता है? गृह मंत्रालय। जनगणना केंद्र सूची का विषय भी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है कि ग्रीन हाउस गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती उनको हम समाप्त कर देंगे 2030 तक। आपको बताना है उस गैस का नाम क्या है? कौन सी गैस समाप्त? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और तुम? HFC। और बोलो। अच्छा, पहला है। ठीक, तुम ये बताओ कि जाबाली खतरनाक है ज्यादा कि जावाली? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से ज्यादा खतरनाक है और इसी को समाप्त करने की योजना बनाएगी। नोट करो 2030 तक। 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन समाप्त करने की योजना। भैया नई तैयारी ठीक है यार। हाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैसे ही प्रश्न पूछे जाए, क्या कर रहे हो नहीं समझ में आ रही। अब तो हर क्लास प्रैक्टिस सेट करा रही, यूट्यूब पे डाल लेता हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे दम नहीं हम पढ़ा पाए। अब हमने नहीं पूछा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों से संबंध आपका टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन ले लिया। बताओ, 2 प्रश्न लिए मैंने। सिंधु जल संधि हुई थी। सिंधु जल संधि 1960 में होती है। कब होती है? किसके किसके बीच में? लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ लेते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि सिंधु नदी का 80% पानी हम यूज करेंगे, 20%, 80% भी यूज करें। यहां प्रश्न ही दूसरा है। यहां प्रश्न है कि सिंधु जल संधि भारत को नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती। भारत कितनी नदियों का यूज करेगा पानी, और पाकिस्तान कितनी नदियों का यूज करेगा? बताओ। अच्छा, एक भी प्रश्न नहीं। सतलज, रावी, ब्यास ये यूज करेगा भारत। नोट कर लो इन। और ये तीनों पूर्वी नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? पूर्वी। इन 3 पूर्वी नदियों का यूज करेगा भारत। कौन कौन सी? सतलज, रावी और ब्यास। और 3 पश्चिमी नदियां नोट करो। पश्चिमी नदियां सिंधु, जब सतलज कहां से आई है? चिनाब, झेलम। इन 3 नदियों का पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। नोट करो 1960 सिंधु जल समझौता, और डेस करके लिखो कि सतलज, रावी, ब्यास पूर्वी नदियां जो हैं इनका पानी भारत यूज करेगा, जबकि सिंधु, चिनाब, झेलम इनका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। 1960 में बात तय हुई थी। सबके समझ में आया? हटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। हटाओ भाई, जल्दी करो। सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान और रावी, ब्यास, सतलज भारत। 1960 सिंधु जल समझौता। चलिए, अरे यार बंद कर दो। चलो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। अब आदमी कर रहे हैं। ठीक हो?